एक महिला पुलिस जो रात को सोई तो थी, लेकिन सुबह जब उठी तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने जैसे ही अपने बदन पर हाथ फेरा तो उसका दिल दहल गया। उसका शरीर बिल्कुल निर्वस्त्र था। जैसे ही उसकी नजर साइड में चल रहे टीवी पर पड़ी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और उसका कलेजा उसके मुंह में आ गया और उसकी दिल की धड़कनें तेज हो गई। टीवी पर उसी का वीडियो चल रहा था जिसमें वह बिना कपड़ों के दिख रही थी और कोई शख्स उसके साथ संबंध बना रहा था। तभी कमरे का दरवाजा खुलता है और एक व्यक्ति अंदर आता है। जैसे ही वह महिला पुलिस उस व्यक्ति को देखती है, उसके होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, आखिर कौन था ये व्यक्ति और इस महिला पुलिस के साथ हुआ क्या था? एक ऐसी सच्ची घटना जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सैफ इन्वेस्टिगेट्स पर। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर ना करें और अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहां से देख रहे हैं। तो चलिए बिना वक्त गवाएं इस दिल दहला देने वाली कहानी पर चलते हैं। दोस्तों, लखनऊ के पुलिस मुख्यालय में तैनात एक महिला पुलिस जिसका नाम था सुनीता उपाध्याय वहां पर 2 सालों से नौकरी कर रही थी। परिवार में उसका एक पति था और एक 7 साल का बेटा। पति सरकारी नौकरी में ग्राम सेवक के पद पर तैनात था और उसकी नौकरी लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर थी, इसलिए वह अपने बेटे के साथ वहीं रहता था और सुनीता पुलिस मुख्यालय लखनऊ में ही रहती थी, जहां उसे एक क्वार्टर अलॉट किया गया था। बात 20 जनवरी 2016 की है, जब पुलिस स्टेशन में वायरलेस पर हुड़दंग की खबर आती है। तुरंत पुलिस दल रवाना होता है जिसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल होती है। वहां पहुंचने पर स्थिति ऐसी बन जाती है कि लाठीचार्ज करना पड़ता है। इस लाठीचार्ज के दौरान कई लोग घायल हो जाते हैं और इलाज के दौरान 2 लोगों की मृत्यु हो जाती है। मामला मीडिया में आते ही बड़ा हो जाता है और जो पुलिस वाले वहां ड्यूटी पर थे उन्हें लाइन हाजिर कर दिया जाता है। इसमें सुनीता उपाध्याय भी शामिल थी। लाइन हाजिर होने के बाद सभी पर इंक्वायरी बैठाई जाती है। सुनीता उपाध्याय इस स्थिति से बहुत डर जाती है। उसे अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता है। उसी की मदद के लिए वह अपने थाना इंचार्ज कुलदीप यादव के पास जाती है। कुलदीप यादव उसे आश्वासन देता है कि वह उसकी नौकरी को सुरक्षित रखेगा। 3 फरवरी 2016 की शाम को कुलदीप यादव सुनीता को फोन करता है और कहता है कि उसके केस के सिलसिले में कुछ चर्चा करनी है। वह उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता है। सुनीता तुरंत राजी हो जाती है और आधे घंटे के अंदर वहां पहुंच जाती है। जब वह कुलदीप यादव के क्वार्टर पर पहुंचती है और दरवाजा खटखटाती है तो अंदर से आवाज आती है, हाँ खुला है, अंदर आ जाओ। सुनीता अंदर जाती है और देखती है कि कुलदीप यादव ड्राइंग रूम में बैठा शराब पी रहा होता है। मेज पर शराब की बोतल और 2 गिलास रखे हुए थे। यह देखकर सुनीता थोड़ी असहज हो जाती है, लेकिन कुलदीप उसे कहता है कि यहाँ कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। वह उसे फ्रैंक होकर बैठने के लिए कहता है। सुनीता सोफे पर बैठ जाती है और पूछती है कि कैसे बुलाना हुआ। कुलदीप कहता है कि उसने ऊपर बात कर ली है और उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसकी नौकरी सुरक्षित रहेगी। सुनीता उसे धन्यवाद कहती है। इसी दौरान कुलदीप उसके लिए भी गिलास में शराब डालकर उसे देने की पेशकश करता है। सुनीता संकोच करती है, लेकिन कुलदीप उसे पर जोर डालता है। पुलिस महकमे में 80% लोग शराब पीते ही हैं। यह जानकर सुनीता मजबूर हो जाती है और शराब पीने के लिए तैयार हो जाती है। पैग लेते हुए सुनीता और कुलदीप के बीच बातचीत होती है। कुलदीप उसे फ्रैंक होने की कोशिश करता है और पूछता है कि उसके परिवार में कौन कौन है और वे क्या करते हैं। सुनीता बताती है कि उसका परिवार लखनऊ से 100 किलोमीटर दूर रहता है। कुलदीप भी बताता है कि उसका परिवार कानपुर में रहता है और वह यहाँ अकेला ही रहता है। इस प्रकार बातचीत का दौर शुरू होता है। सुनीता अब तक 3 पैग शराब पी चुकी थी और नशे में आ चुकी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर कुलदीप अपनी जगह से उठता है और सुनीता के करीब जाकर बैठ जाता है। सुनीता थोड़ी सी सकुचा जाती है। कुलदीप उसके कंधे पर हाथ रखता है और सहलाने लगता है। सुनीता को समझ नहीं आता कि कैसे प्रतिक्रिया दे या कैसे मना करे, क्योंकि वह मजबूरी में भी फंसी हुई थी और शराब का नशा भी चढ़ा हुआ था। पति से दूर रहने के कारण सुनीता के भी कदम हल्के हल्के बहकने लगे थे। फिर भी वह कुलदीप को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कुलदीप उस पर प्रेशर डालता चला जाता है। कुलदीप उसे समझाता है कि यहाँ उनके अलावा कोई नहीं है और यह बात किसी को पता नहीं चलेगी। धीरे धीरे सुनीता भी उसके बातों में आ जाती है। एक एक कर और पैग चलते हैं और फिर कुलदीप यादव सुनीता को लेकर अपने बेडरूम में चला जाता है। वहां उसे निर्वस्त्र कर, खुद भी निर्वस्त्र होकर वह उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है। सुनीता इस समय पूरी तरह नशे में थी और बेहोशी में कुलदीप का साथ दे रही थी। पूरी रात यह सिलसिला चलता रहता है और दोनों कब सो गए उन्हें पता भी नहीं चला।
सुबह जब सुनीता की आंख खुलती है तो अपने आप को निर्वस्त्र अवस्था में बेड पर पाती है। उसे याद आने लगता है कि रात को क्या हुआ था। उसे खुद पर बहुत पछतावा होता है कि उसने यह क्या कर डाला। अगर वह होश में होती तो कभी ऐसा नहीं करती, लेकिन असली झटका तो अब लगने वाला था। सुनीता जब पलट कर देखती है तो दीवार पर लगी हुई टीवी में एक वीडियो चल रहा होता है। जब वह वीडियो देखती है तो हैरान रह जाती है। वीडियो में वह खुद नजर आ रही थी और कुलदीप यादव उसके साथ संबंध बना रहा था। उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया था। तभी दरवाजा खुलता है और कुलदीप अंदर आता है। सुनीता उसे आश्चर्यचकित नजरों से देखती है। कुलदीप मुस्कुराता है। सुनीता पूछती है, सर ये सब क्या है? एक तो आपने मेरे साथ इतना गलत किया जब मैं होश में नहीं थी। आपने मेरा फायदा उठा लिया, ऊपर से आपने मेरा वीडियो भी बना लिया और उसे टीवी पर चला रहे हैं। कुलदीप कहता है, जस्ट कूल यार, टेंशन क्यों लेती हो? ये तो बस मैंने इसीलिए बनाया था ताकि जब मन करे देख सकूं और एंजॉय कर सकूं। सुनीता को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकती थी क्योंकि कुलदीप उसका बॉस था और उसकी नौकरी खतरे में थी। साथ ही उसका वीडियो कुलदीप के फोन में था। सुनीता वहां से निकल जाती है। इस सिलसिले की शुरुआत के बाद कुलदीप यादव लगातार सुनीता का शोषण करने लगा। वह बार बार उसे अपने क्वार्टर पर बुलाता और ना चाहते हुए भी सुनीता को मजबूरन आना पड़ता। अब महीने में करीब 20 दिन सुनीता अपनी रातें कुलदीप यादव के क्वार्टर पर बिताने लगी थी। कुलदीप उसका जमकर शोषण कर रहा था। एक रात जब सुनीता कुलदीप की बाहों में होती है और वह उसके साथ संबंध बना रहा होता है तो वह सुनीता से कहता है, सुनीता मैंने तुम्हारे बारे में ऊपर के अधिकारी से बात कर ली है। वे तुम्हारी फाइल क्लियर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन एक शर्त रखी है। अगर तुम वह शर्त पूरी कर देती हो तो तुम्हारी नौकरी का खतरा टल जाएगा। सुनीता पूछती है, सर कितने पैसे देने होंगे? कुलदीप हंसता है और कहता है, पैसे? तुम्हें पैसे देने की क्या जरूरत है? सुनीता, तुम्हारे पास तो ऐसा अनमोल खजाना है कि लोग खुद तुम्हें पैसे देंगे। तुम्हें वही करना है उन साहब के साथ भी जो हम दोनों अभी कर रहे हैं। बस एक बार उन्हें खुश कर दो और तुम्हारा काम हो जाएगा। सुनीता चिढ़ जाती है और गुस्से में कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती। कुलदीप गुस्से में कहता है, ज्यादा नाटक मत कर। तू जैसों को सीधा करना मुझे बहुत अच्छी तरह आता है। चुपचाप कल शाम को 8 बजे साहब के बंगले पर पहुंच जाना। अगर नहीं गई तो परसों तेरा सस्पेंशन लेटर तेरे टेबल पर होगा। मजबूरी में सुनीता को अगली रात उस वरिष्ठ अधिकारी के साथ उसके बिस्तर में बितानी पड़ती है। अब यह सिलसिला शुरू हो गया था, कभी इस अधिकारी के साथ तो कभी उस अधिकारी के साथ। कुलदीप यादव ने सुनीता को 4 से 5 वरिष्ठ अधिकारियों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था। इसके बावजूद एक दिन सुनीता का सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर था। सुनीता को इस बात का गहरा धक्का लगा। सुनीता गुस्से में कुलदीप यादव के केबिन में पहुंचती है और सस्पेंशन लेटर उसके टेबल पर फेंककर चिल्लाने लगती है। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर थाने के लोग चौंक जाते हैं और कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं। सुनीता जोर जोर से चिल्लाकर कुलदीप से कहती है, तुमने मेरा शोषण किया, मेरे साथ गलत किया और अब मैं सस्पेंड हो गई हूँ। मैं डीजीपी साहब के पास जाकर तुम्हारी और उन अधिकारियों की शिकायत करूंगी। कुलदीप भी गुस्से में कहता है, जा, तुझे जो करना है कर ले। तेरे पास सबूत क्या है? उल्टा मेरे पास तेरे खिलाफ सबूत है। याद है ना वो वीडियो? सुनीता गुस्से से पैर पटकती हुई वहां से निकल जाती है। थाने में सबको अब पता चल चुका था कि सुनीता और कुलदीप के बीच कुछ गलत चल रहा है। सस्पेंशन के बाद सुनीता अपने पति के गांव चली जाती है। 2 दिन बाद कुलदीप यादव भी छुट्टी लेकर अपने गांव चला जाता है। सुनीता को गए हुए 5 दिन ही हुए थे कि एक व्यक्ति थाने में आकर सुनीता के बारे में पूछताछ करता है। वह सिपाही से पूछता है कि सुनीता जी कहाँ है? सिपाही आश्चर्य से पूछता है, आप कौन हैं? वह व्यक्ति कहता है, मैं उनका पति अजय उपाध्याय हूँ। सुनीता से 4 दिन से मेरी बात नहीं हो रही है। सिपाही चौंक जाता है और बताता है कि सुनीता मैडम सस्पेंड हो चुकी हैं और 4 दिन पहले ही वह यहाँ से कहकर गई थी कि वह अपने पति के पास जा रही है। अजय कहता है कि वह उसके पास नहीं आई है और उसका फोन भी बंद है। मामला चिंताजनक था। अजय उपाध्याय थाने के इंचार्ज सुरेंद्र कुलकर्णी से मिलता है और अपनी बात बताता है। सुरेंद्र कुलकर्णी उसे एफआईआर दर्ज करने की सलाह देते हैं। पुलिस सुनीता का फोन सर्विलांस पर डालती है और उसका आखिरी लोकेशन कानपुर देहात में मिलता है। वहां पहुंचकर पुलिस को कुछ नहीं मिलता। 2 दिनों बाद एक सरोवर से पुलिस को एक महिला की लाश मिलती है। अजय उसे पहचान लेता है कि वह सुनीता उपाध्याय ही है। अब सवाल यह था कि सुनीता वहां कैसे पहुंची। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल डिटेल्स निकले जाते हैं। उसके फोन पर आखिरी कॉल एक पीसीओ से आया था। पुलिस पीसीओ पर पहुंचती है लेकिन वहां से कोई सुराग नहीं मिलता। अजय परेशान था कि उसकी पत्नी वहां कैसे पहुंची और उसने आत्महत्या क्यों की। पुलिस इस केस को आत्महत्या के एंगल से देख रही थी। अजय बार बार थाने आता था और एक महिला सिपाही उससे कहती है
कि उसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाहर ले जाकर वह कहती है कि उसे शक है कि सुनीता की हत्या हुई है। यह सुनकर अजय चौंक जाता है और कहता है, यह आप क्या कह रही हैं? तब वह महिला सिपाही पूरा वाकया बताती है जो उस दिन पुलिस स्टेशन में घटित हुआ था, जब सुनीता कुलदीप यादव के चैम्बर में गई थी और वहां दोनों की बहस और लड़ाई हुई थी। अजय के भी दिमाग की घंटी बजने लगती है और वह सोचता है कि जरूर सुनीता के साथ कुछ गलत हुआ है और इसमें कुलदीप यादव का हाथ है। अजय थाने में कुलदीप यादव के विरुद्ध FIR दर्ज कराना चाहता है कि उसकी पत्नी की हत्या हुई है और हत्या के पीछे कुलदीप यादव का हाथ है। कुलदीप यादव एक थानेदार था और उसका प्रभाव और ऊपर तक पकड़ थी, इसलिए पुलिस FIR लिखने में आनाकानी कर रही थी। जब थाने में कोई मदद नहीं मिली तो अजय, जो खुद भी एक सरकारी कर्मचारी था और कानूनी दांव पेच जानता था, मीडिया में जाता है। मीडिया में मामला जाते ही वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान इस पर जाता है और तुरंत FIR दर्ज करने का आदेश दिया जाता है। पुलिस जांच में सुनीता के कॉल डिटेल्स निकाले जाते हैं और सुनीता के फोन पर आखिरी कॉल एक PCO से आया था। उस PCO की CCTV फुटेज की जांच की जाती है और फुटेज में कुलदीप यादव साफ नजर आता है, जो वहां फोन कर रहा था। टाइमिंग भी मिल जाती है और यह वही समय था जब सुनीता के फोन पर आखिरी कॉल आया था। पुलिस की शक की सुई पूरी तरह से कुलदीप यादव पर घूम जाती है। कुलदीप यादव छुट्टी पर अपने गांव में था। पुलिस का एक दल उसे गिरफ्तार करने के लिए रवाना होता है और उसे गिरफ्तार कर थाने लाया जाता है। पूछताछ के दौरान कुलदीप यादव पहले तो पुलिस को घुमाने की कोशिश करता है, लेकिन अंततः टूट जाता है और सच्चाई बताता है। कुलदीप यादव बताता है कि सुनीता ने उसे फोन कर बताया था कि वह प्रेग्नेंट है और उसके बच्चे की मां बनने वाली है। सुनीता ने कहा था कि अगर उसे नौकरी वापस नहीं मिली तो वह कुलदीप और अन्य 4 अधिकारियों को फंसा देगी। यह सुनकर कुलदीप सख्ते में आ गया और सुनीता से प्यार से बात करने लगा। कुलदीप ने सुनीता को विश्वास दिलाया कि वह सब कुछ ठीक कर देगा और उसे कानपुर देहात के एक इलाके में बुलाया। उसने सुनीता को PCO से फोन किया ताकि उसका खुद का नंबर ना दिखे। वहां पहुंचकर कुलदीप ने सुनीता को कार में बिठाया और सरोवर के किनारे ले गया। वहां बहस के दौरान कुलदीप ने सुनीता का गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को सरोवर में फेंक दिया। कुलदीप यादव के खिलाफ IPC की धारा 376 और 302 के तहत केस दर्ज किया जाता है और उसे न्यायालय के सामने पेश किया जाता है। कुलदीप यादव को जेल भेज दिया जाता है, लेकिन मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और सुनीता को अभी तक न्याय नहीं मिला है। हम न्यायालय से यही गुजारिश करेंगे कि सुनीता को जल्द से जल्द न्याय मिले और ऐसा न्याय मिले कि ऐसे दरिंदे 100 बार सोचे ऐसा गुनाह करने से पहले। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। अगर सुनीता ने पहले दिन ही कुलदीप यादव के खिलाफ कदम उठाया होता, जब पहली बार उसने उसके साथ दरिंदगी की थी, तो शायद आज उसे अपनी जान गंवानी पड़ती और वह अपने परिवार के साथ होती। आपका क्या मानना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो में मिलते हैं।